इंडिया में तेजी से बढ़ रहे डिवोर्स केसेस का मेन रीजन मॉडर्न जॉइंट फैमिली सिस्टम है। सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न सासें हैं वो एक्स्ट्रा लाड प्यार से पालती अपने बेटों को हैं और वसूल बहू से करना चाहती हैं, और बाकी जो बदले ये अपनी सास से नहीं ले पाई वो सारा ट्रॉमा बहू पे निकल रहा होता है। बिकॉज इनकी सास भी बहुत टॉक्सिक थी, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि सेल्फ डिपेंडेंट थी नहीं और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से खुद को नहीं निकाल पाए। मजबूरी थी सब कुछ बर्दाश्त करके रहना। अब इसीलिए इन्होंने अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। तो एक ट्रॉमा तो ये है कि जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उन्होंने अपनी माओं को देखा है जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक्सप्लॉइट होते हुए, दुखी रहते हुए, घर का सारा काम करते हुए भी किसी गिनती में नहीं वो काम। We as a society have failed to respect homemakers। इसलिए जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनकी प्रायोरिटी होममेकर बनना है ही नहीं। अब वो कोशिश करें भी तो जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो घर घर खेलने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, पर सास तो पूरा प्रिपेयर्ड है। सास को घर घर खेलना है। सास तो कब से सत्ता पलटने का इंतजार कर रही थी, अब सास को तो घर घर खेलना ही है। और अब वाली जो सासें हैं वो पुरानी वाली सासों से डबल टॉक्सिक हैं, बिकॉज दे जस्ट डोंट रिमेंबर एनी गुड थिंग अबाउट देयर मदर इन लॉज। उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा याद है। इनको ये तो याद है कि इनकी सास ने इन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़मीन पर बैठ बैठ के पोछे लगवाने को कहा है, और साथ में कितना फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया है, कितना फिजिकल स्ट्रेन दिया है, वो सब इन्हें याद है। लेकिन इन्हें ये याद नहीं है कि ताकत के लिए क्या क्या बना बना के खिलाया है, कितनी केयर की है, कितने फ्रूट्स खिलाए हैं, कितना घी खिलाया है, क्या क्या खिलाया, वो इन्हें बिल्कुल याद नहीं है। बच्चों की कितनी केयर, कितनी हेल्प प्रेगनेंसी के टाइम पे सासों ने पहले की है, वो इन्हें बिल्कुल याद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा याद है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें ही याद हैं। पॉजिटिव बातें जितनी भी हैं वो सब बेटियों को बताने के लिए याद है, बहू को बताने के लिए सिर्फ नेगेटिव बातें याद है। दामाद अगर बेटी की केयर करेगा तो दामाद बहुत अच्छा है, वही सेम चीज़ें अगर अपना बेटा करेगा बहू के लिए तो बेटा बहुत बुरा लगेगा, बेटा जोरू का गुलाम लगेगा। ये साथ में बेटे को भी स्ट्रेस देना स्टार्ट कर देंगी। एक जनरेशनल ट्रॉमा से गुजरी हुई सास के लिए अपने बेटे को बहू की केयर करते देखना बहुत मुश्किल है। ये जानबूझ के कुछ नहीं कर रही, लेकिन सबकॉन्शियसली माइंड में वो चीज़ें फीड हैं। बहू से एक अजीब सी जेलेसी का भाव सास में आ जाता है कि ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट, ये जो केयर बहू को मिल रही है, ये मुझे तो नहीं मिली थी, तो इसको भी नहीं मिलनी चाहिए। ये वाली फीलिंग सास लेके बैठी रहती हैं। अब जो है ये बेटे के सामने तो बेटा 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 करती रहती हैं, लेकिन जैसे ही बेटा गया वैसे ही ये बहू को आंख दिखाने लगती हैं कि देख ये मेरा घर है, यहाँ पर तुझे रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो बेटा भी मेरा है, मैं तुझे कभी भी बाहर का रास्ता दिखा सकती हूँ। तो ये एक इनसिक्योरिटी बहू के अंदर भी पैदा कर रही होती है। बहुत सारे साइड्स होते हैं एक इंसान के। अब बेटे ने तो माँ का वो साइड देखा ही नहीं है, अब उसे तो कभी यकीन नहीं होगा कि मेरी माँ ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि बेटे के लिए तो माँ देवी है। तो हर बहू को ये पता होता है कि वहाँ तो कुछ भी बोल के कोई भी फायदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस घर में अगर किसी को कुछ बोला जा सकता है तो वो मैं हूँ। अब एक और डिफ़िकल्ट फ्रेज आता है एक लड़की की लाइफ में, वो है प्रेगनेंसी का, जिसमें बाल झड़ रहे होते हैं, वेट बढ़ रहा होता है, टायर्डनेस फील हो रही होती है, ड्रिजीनेस हो रही होती है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, नॉर्शिया हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है। और जैसे जैसे आप लास्ट ट्रिमेस्टर तक पहुंच रहे होते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें और स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, क्योंकि वेट, जो यूट्रस का वेट है उसकी वजह से सारे ऑर्गन्स पिचक रहे होते हैं, आपको ठीक से सांस नहीं आ रही होती, आपका जो है यूरिन होल्ड करने में दिक्कत आने लगती है, और उस पर सास जानबूझकर गलत गलत ज्ञान देने लगती है। और मोस्टली, कुछ केसेस की बात नहीं करेंगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली जो सासों का इंटेंशन होता है वो बहू की नॉर्मल डिलीवरी कराने से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि इसको मैंने प्रताड़ित करना है,
और उसके बाद और स्ट्रेसफुल टाइम स्टार्ट होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का टाइम स्टार्ट होता है, जब आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास स्टिचेस होते हैं, आपको जगह जगह पेन होते हैं, आपके शरीर में बिल्कुल जान नहीं होती, और उसके बाद आपके पास एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तब आपकी किसने केयर की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो सासों को ये लगता है कि हमने अपनी बहू की केयर बिल्कुल की नहीं है, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेंगी कि जब हम बीमार होंगे तो ये बहुएं हमारी सेवा करेंगी, दिल से करेंगी, तो ये उम्मीद वो कतई ना रखें। बहू हरगिज़ कोई फरिश्ता नहीं है, जिसने जो किया है सब याद रखा जा रहा है। 40 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ एक बिल्कुल वो वाला टाइम पीरियड होता है कि जिसमें बिल्कुल केयर मिलनी चाहिए। हर कल्चर में 40 डेज का टाइम बताया गया है कि इसमें बिल्कुल केयर की ज़रूरत है, शरीर बिल्कुल कच्चा होता है। और उस टाइम पर जो सासें बोल रही होती हैं कि हमने तो बस बच्चा पैदा किया और अगले दिन सुबह उठ के हमने ये पूरे घर का काम किया, हमने तो पूरे कुंबे के लिए खाना बनाया, हमने तो पूरे कुंबे के बर्तन धोए, तो ये सब आधी से ज़्यादा जिसमें से बातें झूठ होती हैं, और अगर ये सच भी हैं तो ये नहीं करना चाहिए था। और फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, उन्हें तो सीखना पड़ता है कि बच्चे को कैसे नहलाया जाता है, कैसे बच्चे की केयर की जाती है। और उसमें अगर कोई भी हेल्पफुल नहीं है तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और सासों को ये बात समझनी ही पड़ेगी कि आप अपनी सासों का बदला लेने के लिए बहुओं को घर नहीं लाए हो। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये बहुओं से कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिन सासों को ये लग रहा है कि वो जो है बहू की डिलीवरी के टाइम पे बिल्कुल टीवी सीरियल की सास बन के बैठी रही और उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प और केयर नहीं की है, तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि फ्यूचर में वो बीमार होएगी और बहू सेवा करेगी, तो बहू हरगिज़ कोई फरिश्ता नहीं है। आपने जो किया है सब कुछ नोट हो रहा है, हर चीज़ नोट हो रही है। मोहब्बत पति से होती है, सास से नहीं होती कोई मोहब्बत। एक बात बड़ी कही जाती है हमारे इंडिया में कि जो लड़की शादी के बाद अपनी माँ से ट्यूशन लेगी उसे डिवोर्स की डिग्री ज़रूर मिलेगी। तो यही सेम चीज़ बेटों पे भी अप्लाई होती है कि जो बेटा शादी के बाद अपनी माँ से ट्यूशन ले रहा होता है, वो भी किस माँ से, जिसने टीवी सीरियल से ऑलरेडी ट्यूशन ली हुई है, तो उस बेटे को भी डिवोर्स की डिग्री ज़रूर मिलेगी। अक्सर समाज में कहा जाता है कि बाज़ औरतें घर बसाने लायक नहीं होती। कभी भी लड़के से या उसके घर वालों से पूछो कि डिवोर्स का क्या कारण रहा है, तो उनका सिंपल सा जवाब होता है कि भाई औरत जो थी ज़बान दराज थी। थोड़ा और ज़्यादा गिरे हुए लोग होंगे तो कहेंगे कि औरत जो थी बदकिरदार थी। पर ये कौन बताएगा कि बाज़ मर्द भी घर बसाने लायक नहीं होते। जो मर्द गैर जिम्मेदार होगा, बीवी को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, माँ बहनों के कहने में आके बीवी से लड़ेगा, बीवी पे हाथ उठाएगा, उसी की बीवी ज़बान दराज होगी। आप अगर अपनी माँ की, अपनी बहनों की, अपने रिश्तेदारों की झूठी झूठी बातें सुन के आके और जो है भड़काने वाली बातें सुन के आके और बीवी में जो कमियां निकालते हैं उसको लेकर आके बीवी को सुनाने लगेंगे, तो बीवी आपकी ज़बान दराज होगी। अगर आप तहजीब से पेश आएंगे, तमीज़ से रहेंगे, तो बीवी ज़बान दराज नहीं होगी। 1000 में से एक लड़की बदजुबान हो सकती है, 1000 में से एक लड़की बदकिरदार हो सकती है। नहीं तो लड़कियां अगर शादी करती हैं घर बसाने के लिए करती हैं, घर तोड़ने के लिए लड़कियां शादी नहीं करती हैं। और एक अगर पति गैर जिम्मेदार होगा, पति अगर बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तब तो उसे कोई हक ही नहीं है औरत को बदकिरदार कहने का, तब औरत को पूरा हक है बदकिरदार होने का। औरत के नाज नखरे उठाने की हैसियत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर आपको कोई हक ही नहीं है किसी के किरदार के बारे में कुछ भी कहने का। आप हमेशा देखेंगे स्त्री को चरित्रहीन कहने वाला, बीवी को बदकिरदार कहने वाला आदमी, अब आप कोई भी देखेंगे ना, वो बिल्कुल नल्ला आदमी होगा, जिससे बीवी बच्चों का खर्चा उठाने की जिसकी औकात ही नहीं होगी ना, ऐसा आदमी ही बीवी के चरित्र पे इल्ज़ाम लगा सकता है। बहुत पुरानी कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे गांव की भौजाई। आप विवेकानंद को देखिए, वो एक महान व्यक्ति हैं, वो वैश्या को माँ कह के उन्होंने पुकारा, लेकिन जो ये नल्ले पति हैं ये अपनी बीवियों को वैश्या कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म अगर हम देखें तो ऐसा बताया जाता है कि स्त्रियों का वेद पढ़ना
वर्जित है। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वेद पढ़ना एक बार तो पड़ेगा। तो मैंने पढ़ा और मुझे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें अनुवाद में 46वें सूक्त में एक श्लोक मिला, सम्राजनी सशो भावा सम्राजनी सशुर्वम भावा ननंदारी सम्राजनी भावा सम्राजनी अधिदेवसु, जिसका मतलब है पति के माँ बाप भाई बहन कुल वधू को जो है एक सम्राज्ञी की तरह ट्रीट करेंगे। इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्रोटोकॉल बताया गया है कुल वधू का। और हमारे शास्त्रों में स्त्री का जो, पत्नी का जो दायित्व है वो केवल और केवल अपने पति के प्रति है। स्त्री को सिर्फ अपने पति की सेवा करनी है। बाकी सास ससुर, ये जो ननंद देवर, ये सब लोग जो जितने रिश्तेदार हैं, उनकी सेवा की जिम्मेदारी पत्नी की नहीं है। जो कर रही हैं उपकार समझिए, और पत्नी की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरीके से पति की है। और कोई लिखा पढ़ी में डिवोर्स नहीं हुआ करते थे पहले। एक जना अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है तो दूसरे जने के लिए भी फिर कोई बाउंडेशन नहीं हो सकती। और बात करें इस्लाम की, इस्लाम में तो कहीं सास ससुर का जिक्र है ही नहीं। इस्लाम इज अ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। इस्लाम में भी सास ससुर की खिदमत का जिम्मा बीवी पे नहीं है। और इस्लाम में अगर आप समझेंगे तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये मिसकंसेप्शन है कि 4 शादियां इस्लाम में करनी है। इस्लाम में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि 4 से ज़्यादा शादियां नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पर जो हिंदूज थे वो ऑलरेडी 50-50, 100-100 शादियां तक, राजा महाराजा जो जितना अमीर है वो उस हिसाब से शादियां कर रहा था। तो इस्लाम ने तो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन सेट किया था कि 4 से ज़्यादा शादियां नहीं करनी है। एट दैट टाइम अगर मैं देखूं तो इस्लाम ने हिंदू मैरिज से एक बेटर सिस्टम बनाने की कोशिश की। हिंदुओं में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था स्त्रीधन, जो कि करेंसी इन्वेंट होने से बहुत पहले का सिस्टम है। तो इसलिए स्त्रीधन में क्या होता था, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, यही सब होता था स्त्रीधन में। और उसमें लड़की को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, उसमें लड़की की कोई चॉइस नहीं है। बहुत कम मिला तो भी कुछ नहीं कर सकते। अब इस्लाम के टाइम पे क्योंकि करेंसी इन्वेंट हो चुकी थी तो उन्होंने हक महर बनाया। दैट वॉज अ बेटर वे टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसीलिए इनिशियली इतना कन्वर्जन भी हुआ इस्लाम में। पर टाइम के साथ साथ लोग औरतों को एक्सप्लॉइट करने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। तो निकाह सिस्टम भी वो नहीं रह गया है जो वो ओरिजिनली था। अब ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है इसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इसे एंड करने का तरीका क्या है? डोंट लेट द फैमिली यू कम फ्रॉम डिस्ट्रॉय द फैमिली दैट कम्स फ्रॉम यू। एज पर UN Women data in 2019, there were over 4.5 करोड़ सिंगल मदर्स इन इंडिया। 2019 में अगर भारत में 4,500 करोड़ सिंगल मदर्स थी तो अब तो और ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि डिवोर्स के केसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स दैट सिंगल मदर्स आर फेसिंग। वाई आई एम सेइंग सिंगल मदर्स, बिकॉज सिंगल फादर्स भी हैं लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत रेयर है। और ये जो कोर्ट्स में सालों साल ड्रामा चल रहा है उसका रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है? इतने साल केसेस चल रहे हैं। आई बिलीव जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ये जो घर टूटने की प्रॉब्लम है ये इतनी बड़ी हो चुकी है आज की डेट में, तो इसका सोल्यूशन तो देखना पड़ेगा। बिकॉज जो फैमिलीज चल भी रही हैं ना, उनमें काफ़ी डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर है। आई बिलीव अब वक्त आ गया है कि लड़का और लड़की दोनों घर छोड़ें, और अगर दोनों वर्किंग हैं तो और जल्दी छोड़ें। क्या फ़ायदा है, क्या पॉइंट है ऐसे साथ रहने का जहां आपको पता है कल की डेट में झगड़ा होगा, फिर वो झगड़ा इस लेवल का हो जाए कि एक दूसरे की शक्लें भी ना देखी जाएं। इससे बेहतर है कि पहले ही सेपरेट हो जाएं और उसके बाद आना जाना, मिलना जुलना, बातचीत अच्छी बनी रहे। अब लड़कों की फैमिलीज़ को भी ये समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को, अपने बेटे को हम पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, हम अपने बेटे को नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, काम के लिए भी बाहर भेज सकते हैं,
लेकिन जहाँ बात आती है शादी की, जहाँ बात आती है अपनी अलग घर बसाने की, तो वहाँ हमें बाहर भेजने में बड़ा परहेज़ होता है। तो मुझे लगता है ये सोच अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप साथ रहेंगे तो या तो ये होगा कि बेटा बहू का आपस में झगड़ा होगा और उसके बाद उनका घर टूट जाएगा, या फिर ये होगा कि अगर बेटा बहू की साइड लेता है तो आपसे रिलेशन टूटता है। अगर सनातन धर्म में देखें तो जो बेस्ट कपल का जो कंपैरिजन किया जाता है वो कौन सा कंपैरिजन किया जाता है? शिव पार्वती का जोड़ा। एंड शिव पार्वती का जो जोड़ा है उसमें सास ससुर नहीं है, इसीलिए वो अभी तक चल भी रहा है, क्योंकि अगर आप राम सीता की बात करेंगे तो वो तो डाइवोर्स्ड कपल है। और इस्लाम ने तो ये तक कह दिया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। मतलब क्या है इस बात का कि जो मियाँ बीवी के ऐब हैं, एक दूसरे के जो ऐब हैं वो अपने तक ही रखेंगे। लेकिन जॉइंट फैमिली में नहीं होता ऐसा। सपोज जॉइंट फैमिली में छोटी सी बात पे हस्बैंड वाइफ का छोटा सा झगड़ा हुआ, अब पूरी बात आपकी मम्मी को पता है, उसमें अगर आपकी वाइफ की छोटी सी भी गलती हुई तो आप तो उसे 2 दिन में माफ़ कर देंगे, लेकिन जो आपकी माँ है वो आपको लेके इतना पॉजिटिव है, वो उस गलती को माफ़ नहीं करेंगी। उनके तो दिमाग में बैठ गया ये बुरी है। और ये बैलेंस बिठाते बिठाते सास बहू के बीच में आपके बाल झड़ जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, अम्मा स्वर्ग से धार जाएंगी, ये मसले ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि फिर ये ट्रॉमा बीवी में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब वो वैसे नहीं जीने देगी। इसलिए लड़का कब शादी करे? तब शादी ना करे जब उसे बीवी की ज़रूरत हो, जब वो पति बनने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, बीवी को प्रायोरिटाइज करने के लिए, अच्छा पति बनने के लिए तैयार हो, तब उसे शादी करनी चाहिए। और सेम लड़की का भी है। पति अगर आपको चाहिए तो आप शादी मत कीजिए, अगर आप बीवी बनने के लिए तैयार हैं तो आप शादी कीजिए।